गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो अवर टुडेज क्वेश्चन इज एनवायरनमेंट। सो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन इंडियन लॉ द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल और जोग्राफिकल टर्म, इट इज अ ब्रॉड लीगल कंस्ट्रक्ट दैट इंटीग्रेट्स फिजिकल एलिमेंट्स विद द कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ लाइफ। मतलब जो ये एनवायरनमेंट का कंसेप्ट है, अगर अपन लीगल कंसेप्ट या फिर लॉ के अकॉर्डिंगली अगर इसको देखें, तो ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल या फिर जोग्राफिकल टर्म नहीं है, बल्कि इसका एक ब्रॉड लीगल कंस्ट्रक्ट है जो अब फिजिकल एलिमेंट्स के साथ इंटीग्रेट करता और अपना लाइफ का एक वेब बनाता। It is primarily governed by the Environment Protection Act 1986, which serves as umbrella legislation designed to coordinate the activities of various central and state authorities. मतलब ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है जिससे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा, तो उस पे लॉस बना, मतलब वो प्रोटेक्ट किया जाए बाय सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा। सो एक बात समझ लो, ये एक्ट जो है इन्वायरमेंट का, ये सिर्फ पढ़ के लेना है, इतना अपन ध्यान में नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन जो पॉइंट्स ध्यान में रखने के होंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो इस एक्ट को सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहना है और मन से लिखना है बहुत सारा पेपर में। स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, हाँ ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, the environment is defined in an inclusive and expansive manner. So, environment include water, air, land, and the interrelationship which exists among and between water, air, and land and human beings, other living creatures, plants, microorganisms, and property. सो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले पानी, उसके बाद हवा, फिर ज़मीन। बट उनके बीच की रिलेशनशिप जो है, जो मतलब पानी, एयर और लैंड और ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी लिविंग क्रिएचर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए एंड प्रॉपर्टी हो गए। सो इनके बीच की जो इंटर रिलेशनशिप है वो भी इन्वायरमेंट के अंदर आती। सो आपको इस डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले तो वाटर, एयर एंड लैंड इंक्लूड रहता है इन्वायरमेंट के अंदर, एंड देन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दिस फैक्टर्स। सो दो टर्म, वाटर, एयर एंड लैंड, एंड दूसरा इंटर रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के अंदर। की एस्पेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन, हाँ तो अभी ये पॉइंट्स आप लर्न करके जाना और इसको मन से इलेबोरेट करना। एक बार अपन पढ़ लेते। फिजिकल कंपोनेंट, सबसे पहले तो ये कवर करता प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एयर, वाटर और लैंड है। उसके बाद बायोलॉजिकल कंपोनेंट, इसमें ह्यूमंस आते हैं, प्लांट्स आते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स अगर पूछा जाए तो सिंपली याद रखना जिसके अंदर सेल रहती, मतलब जिसके अंदर सेल न्यूक्लियस वगैरह रहता है, मतलब ह्यूमंस के बॉडी के अंदर सेल्स है, प्लांट्स के अंदर सेल्स है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स वगैरह आती। Interrelationship. This is the most crucial part of the law. It recognizes that the environment is a system. Legal protection applies not just to the elements themselves but to the delicate balance and interactions between them. मतलब जो इंटर रिलेशनशिप है इधर इस डेफिनेशन के अंदर उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है इंटर रिलेशनशिप को। तो ये रिकॉग्नाइज करता कि इन्वायरमेंट बस एक सिस्टम नहीं है, बल्कि उसको एक लीगल प्रोटेक्शन अप्लाई होता, क्योंकि वो जस्ट एक एलिमेंट नहीं है बल्कि वो बैलेंस बना के रखती, इंटरेक्शन बना के रखती इस पूरे वर्ल्ड का। प्रॉपर्टी, इंटरेस्टिंगली द इंडियन डेफिनेशन इंक्लूड्स प्रॉपर्टी, मीनिंग that man-made structures and assets are considered part of the environment that the law seeks to protect from pollution. मतलब इस डेफिनेशन के अंदर प्रॉपर्टी भी आती, अपन ने अभी देखा। तो मैन मेड स्ट्रक्चर है प्रॉपर्टी एक, या फिर एक एसेट्स है जो कंसिडर्ड करे गए हैं पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और लॉ उनको प्रोटेक्शन देता पोल्यूशन से। सो ये कुछ की एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशंस थे। तो इनके पॉइंट चारों पॉइंट रट लेना और फिर इलेबोरेट कर लेना अपने मन से। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट ओरिजिनली मेंशन द एनवायरनमेंट, हाउएवर द 42nd अमेंडमेंट 1976 इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली एनवायरनमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं था, बट जो 42nd अमेंडमेंट हुई 1976 के साल में, तो उसने कुछ ड्यूटीज़ ऐड कर दी। जैसे आर्टिकल 48A, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द स्टेट शैल एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। सो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर ये दिया है कि स्टेट ने
पूरी कोशिश करना कि वो प्रोटेक्ट करे एंड इम्प्रूव करे इन्वायरमेंट की कंडीशन उनके स्टेट के अंदर की, और जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उनको सेफ गार्ड करे। उसके बाद आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी, उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। सो ये ड्यूटी बन गई अभी हर एक सिटीजन की इंडिया की कि उन्होंने प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना जो भी अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए और वाइल्ड लाइफ हो गए। देन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू होलसम एंड हेल्दी एनवायरमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जो आर्टिकल 21 था राइट टू लाइफ, उसको इलेबोरेट करते हुए ये भी बोला कि राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू होलसम एंड हेल्दी एनवायरमेंट। सो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की वजह से इन्वायरमेंट का जो वर्ड है, इन्वायरमेंट ये वर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट आता, डायरेक्टली तो नहीं बोला इन्वायरमेंट के बारे में, बट इनडायरेक्टली इस प्रकार से वो आता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल लॉ थ्रू लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजंस primarily led by the Supreme Court and the National Green Tribunal, several international principles have become a part of Indian domestic law. So अभी अपन देखते कौन से प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हाँ, ये जो भी प्रिंसिपल्स है इस पे अपने को एक एक सेपरेट क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि ये पेपर में सेपरेट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीनिंग इन इंडियन लॉ, बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये है कि बैलेंस करना, जो कि मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब अपनी कंट्री की जो मॉनेटरी डेवलपमेंट है, पैसे के रूप में डेवलपमेंट है, वो भी बनती मतलब बढ़ती रहे, साथ में इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो सके। देन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज इवन इफ साइंटिफिक सर्टेनिटी इज लैकिंग। मतलब ऐसी एक्शंस लेना जिससे जो भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा, वो प्रिवेंट किया जा सके। सो इधर इसका मतलब ऐसा है कि भले ही साइंस बोल रहा हो कि ये पॉसिबल नहीं है साइंस के हिसाब से उसको बचाना, लेकिन अपन कुछ एक्शन ही नहीं ले। अगर साइंस बोल रहा कि ये पॉसिबल नहीं है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, इसलिए एक्शन लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। भले ही वो बाद में अपन पूरी कोशिश करें प्रिवेंट करने का एनवायरमेंटल डैमेज, भले ही वो बाद में कुछ भी हो, देखेंगे। सो आप टेंशन मत लो, ये जो है प्रिंसिपल से अपन इस पे एक एक क्वेश्चन डिटेल से देखने वाले हैं, उसमें आपको मैं बहुत डीप में बताऊंगा। अभी ये शॉर्ट में देख लो बस। उसके बाद पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, द एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री टू कॉम्पेंसेट विक्टिम्स एंड पे फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। मतलब अगर इंडस्ट्री की वजह से कोई नुकसान होता है एनवायरमेंट को, और कोई विक्टिम्स रहते, मतलब बाजू में इंडस्ट्री डाली, गांव था, तो उस गांव को लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा, तो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उस इंडस्ट्री या फिर वो फैक्ट्री जिसने भी डाली उसकी, कि कंपेंसेट करे वो जो भी पीड़ित है, विक्टिम्स, और जो भी एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ उसकी वजह से उसके लिए भी पे करे उनको। देन पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, द स्टेट इज द ट्रस्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिवर्स एंड फॉरेस्ट फॉर द पब्लिक, इट कैन नॉट गिव देम टू प्राइवेट पार्टीज। मतलब जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो ट्रस्टी है जो भी अपने मतलब उस स्टेट के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, पब्लिक ये जो रिसोर्सेज है ये पब्लिक यूज़ कर पाए, इसलिए ये ट्रस्टी का काम करते, बेनिफिशियरी इधर पब्लिक रहते। सो इसी प्रकार स्टेट वो गिफ्ट नहीं कर सकती रिवर्स, फॉरेस्ट, लैंड वगैरह किसी प्राइवेट पार्टी को, ऐसा ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन बोलती। मतलब इन शॉर्ट, ये जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सभी लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए है। ऐसा गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो बेच के रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकती कि भाई इस मतलब लेक का पानी या फिर रिवर का पानी आप यूज़ नहीं कर सकते, ये उनकी है, ऐसा नहीं कर सकते। देन की लेगिस्लेशंस, सो कौन से लेगिस्लेशन है इंडिया के अंदर। सबसे पहले आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। उसका काम है वो रेगुलेट करता इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड सीवेज, मतलब जो फैक्ट्रीज से ये गंदा कचरा निकलता या फिर जो भी गंदा पानी या फिर जो भी निकलता सीवेज वगैरह, उसको प्रिवेंट करना। देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ये एयर क्वालिटी पे फोकस करता है, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट्स। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये रिस्ट्रिक्ट करता कि फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल
नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए ना किया जाए। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एस्टेब्लिश स्पेशलाइज कोर्ट फॉर द एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल केसेस। तो इस पे भी एक डिटेल क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे, अपन वो देखेंगे बाद में। मतलब ये बोलता है कि इसने एक स्पेशल कोड बनाया है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई केसेस आती है, डिस्प्यूट निर्माण होता है, तो वो इधर सुना जाता है और उस पर तत्काल डिस्पोजल, मतलब उस केस को एकदम फास्ट में सुना जाता है, समरी ट्रायल जैसा, और उसका रिलीफ या फिर जो भी एक्शन लेना है वो फास्ट होता है। Then landmark judicial concept. Indian judiciary is one of the most environmentally active in the world. Significant developments include absolute liability. इसमें आता है established in the oleum gas leak case 1986, making industries strictly liable for hazardous accidents without any act of God defenses. मतलब ये जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट है, ये जो केस हुई थी ओलियम गैस लीक केस, उसमें ये दिया गया कि अगर आप फैक्ट्री डालते हो और उधर कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो आपको एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी थी कि उधर जो भी हो रहा वो आपको कंट्रोल करना था, रेगुलेट करना था। राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इन 2024 MK Ranjit Singh versus Union of India. The Supreme Court recognized a distinct fundamental right against adverse effect of climate change. सो ये भी हुआ कि क्लाइमेट राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज दिया गया। 2024 की लेटेस्ट केस है रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। सो ये हो गया अपना एनवायरनमेंट। अगले वीडियो में अपन नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में देखेंगे।